हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। अब आगे कुछ ही देर में पंडित जी बोले, सगाई का मुहूर्त हो चुका है। अक्षत और लक्षिता का एक तरफ और लक्ष्य व ध्वनि एक तरफ आ गया। आराध्या और रजनी ने दोनों को अंगूठियां दी तो दोनों जोड़ों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी। अथर्व ने जोर से सीटी मारी और कहा, अब डांस होगा। चलो माँ पापा तैयार हो जाओ। पीतम जी और प्रिया जी हैरान हो गए तो अथर्व बोला, चलिए तीनों माँ पापा आ जाओ, वह डांस शुरू करो। टू ललित जी बोले, अरे बच्चे डांस करेंगे ना? तो अथर्व बोला, नहीं, पहले बच्चों के माँ बाप नाचेंगे। प्रीतम जी तो प्रिया जी का हाथ पकड़कर बीच हाल में ले आए तो करणवीर जी, राजपाल जी और सीएम साहब से बोले, ये नालायक जरा भी नहीं शर्माता, इसलिए अथर्व को बिगाड़ा है। अथर्व ने बाकी दोनों कपल्स को भी भेजा तो एक अच्छे से गाने पर तीनों जोड़ियां ने बहुत ही प्यारा डांस किया। उसके बाद अथर्व चिल्लाया, अब मैं नाचूंगा। सभी लोग हंसने लगे तो अथर्व करणवीर जी को खींचते हुए लाया और कहा, चलिए दादू दिखा दीजिए सबको। प्रीतम जी ने पंजाबी ढोल बजवा दिया डीजे पर तो करणवीर जी नाचने लगे। अथर्व और प्रीतम जी के साथ अक्षत भी आ गया और चारों ने जो डांस किया सब लोग खुश हो गए। मोहन जी उन चारों को नाच देखकर बोले, ये चारों ही हमारे परिवार के सदस्य हैं जो हमारे साथ रहने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अथर्व के चेहरे से खुशी जाती ही नहीं इनके पास होने पर, यह इन्हीं के साथ रहे तो ही अच्छा है। और तभी डीजे के साथ साथ लाइट भी बंद हो गई और तभी एक बहुत ही बोल्ड सॉन्ग प्ले हुआ और उसी के साथ स्पॉटलाइट दरवाजे पर पड़ी। वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसे घुटनों तक एक रेड वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी कातिल निगाहें हाल के बीचों बीच खड़े अथर्व पर ही जमी हुई थी। ये थी ईशानी, जिसे देखकर अथर्व को खांसी आ गई। वही ईशानी के गाने के बल गती हुई अथर्व के पास जाने लगी। तभी वंश ईशानी के आगे आते हुए उसे अथर्व के पास जाने से रोकने लगा। ऐसा नहीं नहीं, उसे साइड कर दिया। तो अब अमन ने उसे रोकने की कोशिश की तो ऐसा नहीं नहीं, उसे भी साइड में धकेल दिया। वही अथर्व कभी आराध्या को देखा जो उसे गुस्से से घर रही थी तो कभी ईशानी को जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। और उसने फिर से आराध्या को देखा जो उसे आंखों से ही चेता रही थी कि अगर उसने तुम्हें हाथ भी लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं। अथर्व की हालत पर अक्षत और सबको बड़ी हंसी आई। वही ईशानी अथर्व के चारों तरफ घूमते हुए नाचने लगी। आराध्या ईशानी के इतने बोल्ड डांस और उसे अथर्व पर डोरे डालते देख जल भुनकर आग बबूला हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग आराध्या का बढ़ता पारा देख रहे थे। ललित जी ने कहा, लगता है आज हमारे खरबूजे की पिटाई होगी। तो विराट जी बोले, हाँ तो अच्छा ही है पीटे ये लड़का, मैं तो कहता हूँ ये कुट दे इसे। वही दूसरी तरफ अक्षत हंसते हुए बोला, आज तो अथर्व बाबा गए बड़े मजे लेता है ये सबके तो धैर्य। बोला, यह आराध्या कहीं ईशानी को ही ना पेल दे। वही सनी ने अथर्व के सीने पर हाथ रखा और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहा तो अथर्व ने आराध्या की तरफ देखा जो पर पटकते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी। आरती बोली, है भगवान आराध्या कहीं सीएम की पोती को पीट न दे। वही आयुष बोल, ज्यादा जान पहचान का साइड इफेक्ट गया बेटा, आज सबकी नाक में दम करके रखता था, लगता है सबके सामने पेला जाएगा। अखिल ने आयुष को ताली दी और दोनों हंसने लगे। राकेश ने उन्हें घूर कर देखा तो वह दोनों ने अपना मुंह का शटर बंद कर दिया। गाना चालू था और ईशानी अथर्व से डांस करने के लिए कह रही थी। अथर्व पीछे हटने लगा तो ईशानी ने उसकी कलाई पकड़ ली और तभी आराध्या ने आकर सख्ती से ईशानी की कलाई पकड़ ली और इशारे से ही बता दिया कि यह नमूना मेरा है। ईशानी ने अथर्व का हाथ छोड़ दिया तो आराध्या अथर्व का हाथ पकड़कर बोली, मेरे साथ डांस करो, और उसे खींचते हुए बीच हाल में ले आए। वही आराध्या का रिएक्शन देखकर अथर्व का दिल उछाल मारने लगा और उसने झटके से आराध्या को अपनी तरफ खींच लिया तो और आती है उसके सीने से अलग ही। तभी म्यूजिक चेंज हुआ। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जान हो भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा। आहा आहा हा, तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वही जल रही अगन है जो ये दोनों तरफा, ना मुझे कभी मेरी मन्नत यही तू मेरी आरजू, मैं तेरी आशिकी तू मेरी शायरी, मैं तेरी मौसिकी, तलब 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 बस तेरी है मुझे नसों में तू नशा, बन के घुलना यूं ही मेरी मोहब्बत का करना तू हक यह अदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा।
मेरी सुबह हो तुम ही, और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो, तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है। बस ये सदा मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, अलविदा अलविदा। सब लोग उनके डांस में खो गए। दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे दोनों ही एक दूसरे के अंदर समा गए हो। दोनों की आंखों से ही झलक रहा था कि किस कदर दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। ईशानी अक्षत के पास खड़ी मुस्कुराकर दोनों को देख रही थी। वह अक्षत से बोली, तुम सही कह रहे थे अथर्व ने, लड़की बिल्कुल अपने लेवल की ढूंढी है। ये देखो कितनी सख्त पकड़ थी, उसकी उंगलियां छप गई कलाई पर। तो अक्षत बोला, और काबू में भी यह इसी के आता है, वरना मजाल है जो कोई इस पर अपना जोर चला दे। वहीं दूसरी तरफ ललिता जी भुनभुनाते हुए सभी लोगों को देख रही थी। वह बोली, सब लोग मेरे बच्चों को कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं, लगता है सारी नजर इन्हें ही लगा देंगे। सीएम साहब भी करणवीर जी से बोले, घर जाकर सबसे पहले इस लड़के की नजर उतरवा देना। करणवीर जी भी मुस्कुराते हुए अथर्व के चेहरे की खुशी देख रहे थे, जो आराध्या के साथ होने पर थी। वहीं दूसरी तरफ राकेश भी समझ चुका था कि अथर्व ने आराध्या से शादी सिर्फ प्रीतम जी और बाकी सब की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं की थी, वह आराध्या को सच में चाहता था। तभी गाना खत्म हुआ तो अक्षत आगे आते हुए बोला, अर्थ सगाई हमारी है तो हमें भी नाचे देना यार, सारी महफिल तू ही लौटेगा क्या। अथर्व आराध्या को वहां से लेकर गायब हो गया और अब अक्षत और लक्षिता और ध्वनि के साथ डांस करने लगे। वहीं दूसरी तरफ अथर्व आराध्या को लेकर एक कमरे में आ चुका था। वह बोला, आज तो मजा आ गया मेरी जान, आई लव यू सो मच बोलकर अथर्व आराध्या को किस करने लगा। वही आराध्या की किस बहुत वाइल्ड थी। वह बोली, बच गए बच्चे, वरना सबके सामने तुम्हारा खरबूजा फोड़ देता। तभी अथर्व बोला, आज रात को हम भी दोबारा से सुहागरात मनाएंगे, अब चलो कहीं सब लोग यह न समझ ले कि हम अभी शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ अक्षत और लक्ष्य का डांस हो चुका था। बाकी कपल्स डांस कर रहे थे। आयुष तो ध्रुविका के साथ एक तरफ बैठा था। ध्रुविका का 8वां महीना चल रहा था तो उसे ज्यादातर रेस्ट करना बताया गया था। राधिका बाहर की तरफ निकल गई कि कहीं कोई उसे डांस के लिए ना कह दे। रीति भी उसके पीछे ही चली गई। अक्षत और लक्ष्य का डांस हो चुका था, अब बाकी कपल्स डांस कर रहे थे। आयुष तो ध्रुविका के साथ एक तरफ बैठा था। ध्रुविका का 8वां महीना चल रहा था तो उसे ज्यादा रेस्ट करना बताया गया था। राधिका बाहर की तरफ निकल गई कि कहीं कोई उसे डांस के लिए ना कह दे। रीति भी उसके पीछे ही चली गई। वही पंडित जी भी जाने के लिए खाने आए तो प्रिया जी बोली, रुकिए पंडित जी, हमें कुछ बात करनी थी। पंडित जी एक तरफ खाली सोफे पर बैठ गए तो प्रिया जी मीनल जी से बोली, माँ की वह मैं आयुष से अथर्व की कुंडली लाने के लिए कहा था। तो मीनल जी बोली, लेकिन आयुष ने तो कुछ नहीं बताया। तो आयुष बोला, सॉरी आंटी जी, वह मैं भूल गया। तो प्रिया जी परेशान हो गई। तो मीनल जी बोली, क्या हुआ बेटा। तो प्रिया जी ने कहा, मान जी को अथर्व को लेकर बुरे सपने आ रहे हैं और कल तो उसके पैरों में सांप लिपट गया था। भगवान का शुक्र था कि उसने अर्थ को काटा नहीं। मैं सोच रही थी कि उसकी कुंडली दोबारा दिखा दो, शायद कुछ दोष ना हो गया हो फिर से। अभी पंडित जी भी यही है। तभी करणवीर जी का ने कहा, प्रिया बहू, कल सुबह पंडित जी को दोबारा बुला लेंगे और मीनल अथर्व की कुंडली कल उसकी माँ को सौंप देना, जो दिखावा नहीं करती, सच में फिक्र करती है अथर्व की। राकेश तमतमा गया उसका तन सुनकर। वह कुछ कहता तभी रोहिणी ने उसका हाथ पकड़कर कुछ ना बोलने के लिए इशारा किया तो राकेश चुप हो गया। सब मेहमान खाना खाने चले गए। जब अथर्व आकर बोला, माँ चलो ना हम भी खाना खा लेते हैं, मेरे पेट में चूहे उछल कूद कर रहे हैं, तो प्रिया जी उसके पास चली गई। अथर्व मीनल जी को भी अपने साथ ले गया तो ठाकुर परिवार को भी उनके साथ जाना पड़ा। अक्षत और लक्ष्य की सगाई हो गई थी। उसके बाद सब लोग खाना खाने चले गए। एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल थी। करणवीर जी, सीएम साहब और राजपाल जी के पास बैठे थे। वही अथर्व, मीनल जी और प्रिया जी के बीच में बैठा था। राकेश ने ध्यान दिया कि राधिका और रीति वहां नहीं है तो उसने कहा, राधिका और रीति कहाँ है। तब सबका ध्यान उससे पर गया। तभी आदित्य खड़े होते हुए बोला, मैं देख कर आता हूँ पापा। तो करणवीर जी बोले, वंश तुम साथ चले जाओ, वह दोनों बाहर नहीं जा सकती क्योंकि हमारे गार्ड बाहर ही खड़े हैं। तो अमन भी बोला, मैं भी चलता हूँ। वह तीनों वहां से चले गए। वही अथर्व अमन को घूरते हुए बोला है, जहाँ वह देवदास जाएगा वही यह हेलियन भी जाएगा, फिर चाहे वह टॉयलेट ही क्यों ना हो। अथर्व ने मुंह बना लिया। करणवीर जी ने अथर्व को घूर कर देखा तो वह शांति से बैठ गया। तभी राजपाल जी ने कहा, अर्थ, निर्भय और बाकी सबको नहीं बुलाया था क्या, वह सब दिखाई नहीं दिए। तो अथर्व बोला, वह लोग कह रहे थे कि वह सब आएंगे लेकिन आए ही नहीं, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। अथर्वा ने निर्भय को फोन किया तो निर्भय बोला, सर शायद कोई हम पर नजर रख रहा है, इसलिए हम फ्लैट से बाहर ही नहीं निकले कि कहानी वह लोग हमारे पीछे करणवीर सर और राजपाल सर तक न पहुंच जाए।
तो अथर्व बोला तुम सब वही रहना, बाकी मैं देखता हूँ। अथर्व वहां से उठकर एक साइड आ गया और उसने अपने आदमियों को फोन करके फ्लैट के आसपास से जो भी संदिग्ध आदमी लगे उसे उठाने के लिए कहा, और फिर वह वापस आकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और कहा वह सब किसी काम की वजह से नहीं आ पाए। राजपाल जी और करणवीर जी ने एक दूसरे को देखा, तभी आदित्य और बाकी दोनों लड़कों के साथ राधिका और रिति आई हुई देखी। राकेश ने उन्हें घूरते हुए कहा तुम दोनों अकेले कहाँ घूम रही थी? तभी अथर्व बोला राधिका तुम दोनों इधर ईशानी डार्लिंग के पास आकर बैठ जाओ। आराध्या ने अथर्व को घूर कर देखा तो ईशानी हंसते हुए बोली अथर्व मेरे नाम के पीछे से डार्लिंग हटा दो वरना कहीं आराध्या तुम्हें पीट ना दे। तो अथर्व आराध्या की तरफ एक कीस उछाल कर बोला मेरी डार्लिंग बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है और वह जानती है कि उसके बंदर को उसके अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी डार्लिंग तो ये गजनी परी भी है, और तुम भी अब शादी का रसगुल्ला खा ही लो। तो ऐसा नहीं बोली, तुमने तो शादी कर ली, तुम्हारे जैसा मुझे अब कौन मिलेगा? तो अथर्व बोला वंश और अमन अभी उनबुक्ड है, तुम इनमें से किसी को देख लो। उसकी बात सुनकर वंश और अमन एक साथ चिल्लाए यह पागल है क्या, हमें अभी कोई शादी नहीं करनी? तो ईशानी बोली मैं वैसे भी तुम दोनों में से किसी से शादी नहीं करूंगी। उसने आयुष की तरफ देखा और कहा है ये कौन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है। आयुष सकपका गया तो अथर्व बोला वह बुकिंग की लिस्ट से बाहर है जो अब किसी काम का नहीं रहा। आयुष ने अथर्व को घर कर देख उसके बाद से अपनी चुपचाप खाना खाया। मोहन जी और बाकी सब हवेली जाने के लिए निकल चुके थे। सीएम साहब और राजपाल जी भी इसने को लेकर दिल्ली के लिए निकल गए थे। करणवीर जी को अथर्व ने रोक लिया था, वह सब भी ललित जी के घर चले गए। आज अथर्व प्रीतम जी और करणवीर जी के साथ सो गया था। वही धैर्य और रजनी के लिए अथर्व ने होटल में रूम बुक कर दिया था, इसलिए वह दोनों वेन्यू से ही होटल जा चुके थे। अगले दिन सुबह अथर्व बाहर गार्डन में जाने लगा तो प्रिया जी ने हाल से बाहर जाने से भी मना कर दिया। तो अथर्व मुंह फुलाकर करणवीर जी के पास बैठकर बोला देखा दादू यहाँ आकर माँ भी कितनी अत्याचारी हो गई है। तो प्रीतम जी ने कहा हाँ हाँ तेरी फिक्र करना, मतलब तुम पर अत्याचार करना हो गया है ना पापा। परसों यही गार्डन में ही सांप इसके गले पड़ गया और ये लड़का इसकी हरकतें मत ही पूछो, यह उसे प्यार बता रहा था। तभी अथर्व का फोन बजा तो उसने देखा रंजीत उसे फोन कर रहा था। उसने बात की तो मीनल जी ने प्रिया जी से बात करवाने के लिए कहा। अथर्व किचन में ही प्रिया जी को फोन दे आया और वापस आकर सोफे पर अक्षत के ऊपर ढह गया। कुछ देर में प्रिया जी बाहर आए और अथर्व का फोन उसे देते हुए बोली पिताजी वह अर्थ की दादी का रही है कि उन्होंने पंडित जी को वही हवेली में ही बुला लिया है, तो हम भी वहीं आकर देख ले कि कुंडली देखकर पंडित जी क्या बताते है। पंडित और कुंडली शब्द सुनकर ही अथर्व के कान खड़े हो गए और उसने कहा पंडित को किस लिए बुला रहे हैं माँ? तो प्रिया जी बोली तेरी कुंडली दिखानी है। तो अथर्व एकदम से खड़ा होते हुए बोला मैं इस बार किसी के भी साथ हवन में नहीं बैठूंगा, सुना आपने, मैं नहीं बैठूंगा किसी हवन में। तो करणवीर जी उसे अपने पास बिठाते हुए बोले इधर बैठो और शांत हो जा, मैं चल रहा हूँ साथ में, अगर हवन वगैरह करवाना होगा तो हम यहाँ करवा लेंगे। ये सुनकर अथर्व कुछ शांत हुआ। नाश्ते के बाद सभी ठाकुर हवेली जाने के लिए निकल गए। पत्थर और बाकी सब ठाकुर हवेली आ गए थे। अथर्व पंडित के सामने बैठा उसे घूरे जा रहा था, वही पंडित जी अथर्व की कुंडली देख रहे थे। बाकी सब लोग भी उन्हें गिरकर खड़े थे। प्रिया जी उनसे बोली पंडित जी सब ठीक तो है ना? पंडित जी ने अथर्व को देखा और कहा लगता है उसे दिन किए गए हवन में कुछ कमी रह गई है, लड़के के मूल ग्रह शांत नहीं हो पा रहे हैं, उल्टा और अधिक आक्रामक हो गए और लड़के को अग्नि तत्व से खतरा है। तो अथर्व बोला लेकिन मुझे आग बहुत पसंद है। सबने अथर्व को घूर कर देखा और करणवीर जी ने कहा चुपचाप बैठ जाओ और फिर पंडित जी से बोले अब हमें क्या करना होगा? तो पंडित जी ने कहा आने वाली पूर्णिमा को हवन करवाएंगे, लड़के के हाथ से दान पुण्य करवाए और तब जाकर अगर ज्यादा से ज्यादा घर में रहे तो अच्छा है, घर में भी इसे ऐसी चीजों से दूर रखना होगा जिसे आग का संबंध हो। आने वाले 15 दिन बहुत भारी होंगे, तो कम से कम 15 दिन तो बाहर कहीं भी जाने से परहेज करना ही होगा। पंडित जी की बात सुनकर जहां सब लोग परेशान हो गए वहीं अथर्व उठते हुए बोला मैं अब सीधा 15 दिन बाद ही आऊंगा, बाय। अथर्व बाहर जाने लगा तो अक्षत और लक्ष्य ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। तो करणवीर जी बोले अर्थ इधर आओ। तो अर्थ बोला लेकिन दादू ये सब झूठ लगता है, इस आदमी ने पंडित को पैसे खिलाए हैं, ये पंडित मैं तुझे 1 लाख रुपए देता हूँ, तू सच बोल दो। राकेश ने गुस्से से अथर्व को देखा और कहा तुम पागल हो क्या, मैं भला ही नहीं पैसे क्यों दूंगा, क्या है ये, क्या ये तुम्हारे सामने नहीं आए हैं? तो मीनल जी पंडित जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली बच्चों को माफ कर दीजिए पंडित जी, वह थोड़ा सा जिद्दी है। पंडित जी कुछ नाराज देख रहे थे तो वह बोले इसका जिद्दी होना भी इसके ग्रहों की खराब दशा होने की निशानी है।
पंडित जी जा चुके थे और बाकी सब लोग चिंतित से बैठे यही सोच रहे थे कि अब वह सब क्या करेगा। तभी करणवीर जी खड़े हुए और कहा, आराध्या अपना सामान पैक करो, हम इसे लेकर दिल्ली जा रहे हैं। तो अथर्व चिल्लाते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा काम बीच में छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा कहीं। तो कारण बेजी खुशी से बोले, तुम कोई काम नहीं करोगे, निर्भय और बाकी सब यहाँ सारा काम संभाल लेंगे, तुम कहो तो वंश और ये तीनों लड़के उन्हें लीड करेंगे। तो अथर्व भागकर मीना जी के पीछे जाकर खड़ा हुआ और बोला, दादी मैं नहीं जाऊंगा, आप कुछ बोलो ना। तो करणवीर जी ने कहा, वह क्या बोले, वह क्या बोलेगी और कौन सुनेगा इसकी। तो अथर्व राकेश से बोला, आपका मुंह क्यों सी गया, बोलो ना इनके कि आप मुझे नहीं जाने देंगे। सब लोग हैरान हो गए। तभी राकेश ने जो कहा उसे सुनकर सबको और भी बड़ा झटका लगा, स्पेशली अथर्व को। राकेश बोला, इसे ले जाए यहाँ से। तो अथर्व चिल्लाने लगा और कहा, हमें पत्र दिन यहाँ क्या धोकर रहो, लूंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा, आप सिक्योरिटी डबल ट्रिपल कर दो दादू प्लीज। तो ललित जी बोले, चाचा जी वह हमारे साथ रहेगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो प्रीतम जी बोले, पापा मैं भी प्रिया के साथ यही रह लेता हूँ। करणवीर जी ने अथर्व को देखा जो उन्हें आंखों से ही कह रहा था कीबोर्ड के साथ कहीं नहीं जाएगा। दूसरा, उसकी घड़ी भी आवाज करने लगी थी। करणवीर जी जानते थे कि अथर्व नहीं जाएगा अपना मिशन बीच में छोड़कर। तब वह अथर्व के पास गए और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसे बोल, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मेरे बच्चे को अगर कुछ हुआ तो मैं सबको जान से मार दूंगा। अथर्व की घड़ी बंद हो गई थी, वह उनके गले लग गए और कहा, मुझे कुछ नहीं होगा दादू, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। तो कारण भी जी बोले, तू जब खुद बाप बन जाएगा तब तुझे समझ आएगा कि अपने बच्चों को खोने का दर्द क्या होता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, बीवी की बेवफा, एक बच्चे को खो दिया और दूसरे को टूटती सांसें लेते हुए देखा। अब ले देकर मुझे मेरे दूसरे बेटे का अंश तेरे रूप में मिला है। अगर तुझे कुछ भी हुआ तो याद रखना, मैं अपने हाथों से सब खत्म कर दूंगा, इस पूरे शहर को आग लगा दूंगा। मैं नहीं छोड़ रहा किसी भी गार्ड या सिक्योरिटी को तेरे लिए, तो कहीं भी आना जाना कर, लेकिन खुद को सुरक्षित रखना, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। चलो सब यहाँ से। तो प्रिया जी बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं यही रहूंगी। तो प्रीतम जी बोले, मैं भी नहीं जाऊंगा, अक्षत को ले जाए अपने साथ, वह कंपनी चला जाएगा। तो अक्षत भी बोला, मैं भी नहीं जा रहा, आप वंश और बाकी सबको ले जाओ। ऐसे ही सब जाने से मना करने लगे। तो अथर्व बोला, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप में से किसी को भी यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद करणवीर जी विराट जी के साथ दिल्ली के लिए निकल गए, वही विद्या जी भी हवेली में रुक गई। अथर्व प्रिया जी के पास खड़ा था, वह बोला, माँ आप मेरे लिए लंच बना देना। फिर वह ललित जी के पास गया और धीरे से बोला, पापा वह दोनों आदमी होश में आ गए क्या। ललित जी उसे घूरने लगे और कहा, वंश लोगों के साथ लंच के बाद आ जाना और खबरदार जो अकेले आए। तो ललित जी ललिता जी के साथ वहां से चले गए। लक्ष्य सभी लड़कों के साथ वही जमा हुआ था। अथर्व प्रीतम जी के कंधे पर सर रखकर बैठ गया और बोला, एक पंडित इतनी लोगों को बेवकूफ बना गया। प्रीतम जी ने उसे घूरकर देखा तो अथर्व किया को गोद में लेकर बोला, हूँ चलो डॉल हम टीवी देखते हैं, वरना सब टेंशन लेकर हमें पागल कर देंगे। अथर्व किया को लेकर टीवी देखने बैठ गया, वहीं प्रीतम जी सभी लड़कों के साथ अक्षत के कमरे में आ गए और उनसे सब कुछ पूछने वालों के अथर्व किस काम को छोड़कर नहीं गया। अक्षत ने उन्हें सब कुछ बता दिया तो प्रीतम जी सकते में आ गए, वह बोले, सारी गलती तो पापा की है, उन्हें इस लड़के को ऐसे मामले में घुसने ही नहीं देना चाहिए था, अब तो वह पीछे हटेगा नहीं। फिर वह नीचे अथर्व के पास ही बैठ गए। कुछ देर बाद लंच करके अथर्व चारों लड़कों के साथ ललित जी के बधाई पते के लिए निकल गया। राकेश भी आदित्य, आयुष, रंजीत और अखिल के साथ ऑफिस चला गया। वही धैर्य रजनी को लेकर मुंबई घूमने गया था, उसे हवेली में जो भी हुआ इसकी भनक तक नहीं लगी थी। अथर्व चारों लड़कों के साथ उसे जगह पहुंचा जहां ललित जी ने उन दोनों आदमियों को रखा हुआ था। अथर्व वहां पर गया तो ललित जी खुद वहां मौजूद थे। तो अथर्व उनसे बोला, पापा मुझे उन लोगों से अकेले में पूछताछ करनी है, मैं वादा करता हूं कि उन्हें मारूंगा नहीं। तो ललित जी बोले, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल टॉर्चर में नहीं करोगे। तो अथर्व बंदर कमरे में चला गया। उसने देखा तो वह दोनों आदमी कुर्सी पर बंधे हुए थे। अथर्व भी उनके सामने बैठ गया और बोला, तुम लोगों के लिए एक ऑफर है। उसमें से एक आदमी अथर्व को घूरते हुए बोला, कैसा ऑफर। तो अथर्व बोला, मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा, मुझे अपने 6 लोगों का पता दे दो जो छिपे हुए हैं। तो दूसरा
आदमी बोला, तुम ये हमला नहीं रोक सकते और ना ही बाकी लोगों तक पहुंच सकते हो। तो अथर्व बोला, ढूंढ तो मैं उन्हें लूंगा ही, मैं बस मेरा काम आसान हो जाए यही सोच रहा था। लेकिन शायद तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, घर परिवार नहीं है क्या तुम्हारा? उसे आदमी ने अथर्व को घूर कर देखा और कहा, अगर घर परिवार की चिंता होती तो यहाँ आते ही नहीं। हम पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, हम मरने से नहीं डरते। वैसे मानव बम का प्लान हमने कैंसिल कर दिया है, अब बम ऐसी जगह फिट किया जाएगा जहाँ तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अथर्व को उसे आदमी पर बहुत गुस्सा आया। वह उठा और डेविल से बोल, डेविल इसकी बात का जवाब दो। अथर्व को खुद से बोलते देख वह दोनों हैरान हो गए और अगले ही पल अथर्व ने लात मारकर दोनों को ही चेयर समेत नीचे फेंक दिया। अथर्व ने दूसरे आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम अपना मुंह खोलना चाहते हो या फिर तुम्हारा भी तुम यही हशरत देखना चाहते हो? इतना कहकर अथर्व ने पहले आदमी की टांग पकड़ी और उसका पैर बुरी तरह से मरोड़ दिया। वह आदमी दर्द से चिकनी लगा। वह पूरी तरह चेक कर अपना दर्द सा भी नहीं पाया कि तभी अथर्व ने उसकी टांग को घुटनों की तरफ ऊपर उल्टी डायरेक्शन में मोड़ दिया। वह आदमी दर्द से चिकनी लगा और एक बार फिर उसे आदमी की जीत उसे कमरे में गूंजने लगी। वह दूसरा आदमी बुरी तरह से डर रहा था। तभी अथर्व नहीं उसे आदमी को छोड़ दिया और अपने जूते में से खंजर निकाल लिया। अथर्व चिल्लाते हुए बोला, बता दे तुम्हारी शादी कहाँ से पर है, वरना यही तुम लोगों का पोस्टमार्टम कर दूंगा, बता। जब वह दूसरा आदमी कुछ नहीं बोला तो अथर्व ने वह खंजर उसे आदमी के हाथ पर चलाया और उसकी आधी हथेली जमीन पर जा गिरी। इस बार वह आदमी चीखते हुए बेहोश हो गया। वही बाहर ललित जी, अक्षत और बाकी सब लड़कों के साथ खड़े थे। जब कमरे से एक बार सीखने की आवाज आए तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे आदमी की चीखें बंदी नहीं हुई तो उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर जाना चाहा तो देखा अथर्व अपनी दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। ललित जी अथर्व से दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन अथर्व ने जब दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने लक्ष्य से दरवाजा तोड़ने को कहा। वही अथर्व ने उसे बेहोश आदमी की दूसरी हथेली भी काट दी, जिससे वह दर्द से होश में आ गया। अथर्व ने उसे छोड़ा। उसने देखा ललित जी उस दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। वह जल्दी से दूसरे आदमी की तरफ लवका और कहा, जल्दी से बता दे कि प्लान में क्या बदलाव हुई है, वरना तेरा इससे भी बुरा हाल करूंगा। और ये तो सोचा भी मत कि वह बाकी लोग नहीं पकड़े जाएंगे। मेरे आदमियों ने उनमें से 2 लोगों को कल रात भर दबास लिया है, बाकी के 4 लोगों का पता भी मैं उगलवा लूंगा उनसे। चल बता। अथर्व चिल्लाए तो वह आदमी बोला, मैं कुछ भी नहीं बता सकता। अगर मेरी वजह से यह मिशन फेल हुआ तो सरदार मेरे परिवार वालों को जहन्नुम पहुंचा देगा। उसकी बात सुनकर अथर्व ने गुस्से से उसकी टांग पकड़ी और कहा, तेरे सरदार की ऐसी की तैसी हरामजादे। अथर्व ने उसकी टांग पकड़ ली और उसमें रस्सी की तरफ बढ़ते देने बेत देने लगा। वह आदमी दर्द से चिकनी लगा और तभी लक्ष्य और अक्षत ने दरवाजा तोड़ दिया। ललित जी और बाकी सब अंदर का हाल देखकर सन्न रह गए। ललित जी तेजी से अथर्व के पास आए और उसे आदमी से अलग किया जिसकी अथर्व दूसरी टांग भी पकड़ चुका था और बोले, नालायक, पूछताछ ऐसे होती है? तो अथर्व बोला, ये लोग कुछ नहीं बताएंगे, मार दीजिए, नहीं या फिर मैं ही मार देता हूँ। तो ललित जी बोले, मारना तो है तो गोली से मार दे, खून खराब रखने की क्या जरूरत है? तो अथर्व बोला, ये तो कुछ भी नहीं है पापा, मैं उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। अथर्व फिर से तो अथर्व बोला, ये तो कुछ भी नहीं है पापा, मैं उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। अथर्व फिर से उनकी तरफ लवका तो लक्ष्य और बाकी सबको ललित जी ने इशारा किया कि अथर्व को बाहर ले जाने के लिए कहा तो वह सब उसे खींचते हुए बाहर ले गए। ललित जी ने उन लोगों को देखा और उनसे कहा, ऐसा भी क्या पूछ रहा था वह जो तुम लोगों ने इतनी खराब हालत में भी नहीं बताया? खैर मुझे क्यों बताओगे? उन्होंने अपनी गन निकाली और दोनों का ही भेजा उड़ा दिया। वह बाहर आए तो अथर्व गुस्से से इधर उधर घूम रहा था। ललित जी उसके पास आए और कहा, उन लोगों से क्या पता करना चाहते थे तुम जिसकी वजह से इतना गुस्सा हो गए? तो अथर्व बोला, उन लोगों ने नहीं बताया कि उनके बाकी साथी कहाँ छुपे हैं। तो ललित जी उसे घूरते हुए बोले, कहीं कुछ और बात तो नहीं है? तो अथर्व बोला, और क्या बात होगी पापा? तभी अक्षत बोला, क्या तू सच में यही रहना चाहता है? अथर्व ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तो अपना नाटक चालू मत कर, मैं तो उनके साथियों को पकड़ने के बाद दिल्ली चला जाऊंगा, लेकिन लगता है तुझे यही छोड़ना पड़ेगा। हूँ मैं तो चला, माँ से नूडल्स बनवा कर खाऊंगा। अथर्व जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। अक्षत ने गाड़ी चालू की तो लक्ष्य बोला, मुझे कुछ काम है तो मुझे घर जाना होगा, तुम कर हो जाओ। तो अक्षत ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। शाम हो गई थी। अथर्व हवेली पहुंचा तो उसकी पेट पर खून लगा हुआ था, जिस पर अथर्व या बाकी किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन मिलन जी ने देख लिया तो वह घबराते हुए बोली, अर्थ बेटा, ये खून तुझे चोट लगी है क्या? प्रीतम जी ने भी देखा तो वह उठकर उसके पास गए तो अथर्व लंगड़ाने का नाटक करते हुए बोला, आ माँ, मुझे चोट लग गई।
प्रिया जी रोहिणी और राधा के साथ किचन में थी, वही विद्या जी गेस्ट रूम में बाहर आ रही थी। वह भागकर अथर्व के पास आए। प्रिया जी उसे लंगड़ाते देखकर परेशान हो गए। वही प्रीतम जी उसकी टांग देखने लगे। अक्षत और बाकी दोनों लड़कों ने अथर्व को घर कर देखा तो अक्षत प्रिया जी से बोल, माँ इसे कुछ नहीं हुआ है तो नाटक कर रहा है। शाम हो गई थी। अथर्व हवेली पहुंचा तो उसकी पेंट पर खून लगा हुआ था, जिस पर अथर्व या बाकी किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन मीनल जी ने देख लिया। वह घबराते हुए बोली, अर्थ बेटा ये खून तुझे चोट लगी क्या? प्रीतम जी ने भी देखा तो वोट कर उसके पास गए तो अथर्व लंगड़ाने का नाटक करते हुए बोला, माँ मुझे चोट लग गई। प्रिया जी रोहिणी और राधा के साथ किचन में थी, वही विद्या जी गेस्ट रूम से बाहर आ रही थी। वह सब भागकर अथर्व के पास आए। प्रिया जी उसे लंगड़ाते देख परेशान हो गई। वही प्रीतम जी उसकी टांग देखने लगे। अक्षत और बाकी दोनों लड़कों ने अथर्व को घूर कर देखा। अक्षत प्रिया जी से बोला, माँ इसे कुछ नहीं हुआ है, ये नाटक कर रहा है। प्रिया जी उसे डांटते हुए बोली, चुप करना लायक दिख नहीं रहा, कितना खून लगा है इसके पेंट पर। प्रीतम जी अथर्व की टांग दबा कर देखने लगे तो अथर्व हंसते हुए बोला, पापा मुझे गुदगुदी हो रही है। बस फिर क्या था? विद्या जी ने उसके कान खींचने शुरू कर दिए और बोली, शैतान हमें परेशान करता है, रुक जा, अभी तेरी आलू गोभी की सब्जी बनाने वाली थी, अब नहीं बना रही। तो अथर्व पीछे से उनसे लिपटते हुए बोला, माँ मेरी प्यारी माँ आप ऐसा नहीं करेगी। अथर्व ने उनके गाल को चुम्मा और फिर उनसे दूर होकर प्रिया जी से लिपटते हुए बोला, माँ मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ऐसा मजाक आगे कभी नहीं करूंगा। अथर्व प्रिया जी के गले लगा हुआ था। उसने सिर ऊपर उठाया तो देखा रोहिणी परेशान नम आंखों से उसे ही देख रही थी। अथर्व ने उसे तेजी स्माइल दी और प्रिया जी से और भी चिपक गया। ये देखकर रोहिणी वहां से वापस किचन में चली गई तो अथर्व बोला, माँ मुझे भूख लगी है, मजेदार नूडल्स बना दो ना। तब प्रीतम जी बोले, पहले जाकर यह कपड़े बदल कर वैसे ये खून कैसे लगा? तो अक्सर उनके पास बैठते हुए बोला, हम बताते हैं पापा, तू भाग इधर से। अथर्व ने गौर किया कि आराध्या वहां नहीं थी तो वह बोला, पापा आपकी बहू नहीं दिख रही। तो प्रीतम जी बोले, वह कमरे में गई थी, अभी आने का कहकर अथर्व तेजी से ऊपर दौड़ गया। वह कमरे में पहुंचा तो आराध्या वहां नहीं थी। वह बोल, डार्लिंग बीवी कहाँ हो? तो आराध्या बोली, मैं यहाँ हूँ वॉशरूम में। अथर्व फिर से लंगड़ाते हुए वॉशरूम में गया और बोल, डार्लिंग मेरी टांग टूट गई। अथर्व का मुंह खुल गया। आराध्या उसकी शर्ट पहने वॉश बेसिन पर कोई कपड़ा धो रही थी। अथर्व बोला, अरे वह मेरी शर्ट, तुम्हारे कपड़े कहाँ चले गए डार्लिंग? तो आराध्या बोली, इस पर हल्दी के दाग लग गए हैं तो मैं बस अपनी कुर्ती धो रही थी, तुम्हारी टी शर्ट यहाँ टंकी हुई थी तो मैं पहन ली। और क्या कह रहे थे तुम? तो अथर्व बोला, मैं तो बस आज रात को कबड्डी खेलोगे क्या? तो आराध्या बोली, नहीं आज तुम्हारी हमसे बिल्ली तुम्हें पूरा नच डालेगी बड़ा। कल रात उसे ईशानी को डार्लिंग बोल रहे थे, आज तुम्हारा कचुम्बर ना बना दिया तो मेरा नाम आराध्या नहीं। तो अथर्व बोला, आ जाओ ना फिर देख लेते हैं। अथर्व ने पेंट उतरे द्वारा बोली, बस बस रात में दिखा ना, अभी तुम चिल्लाते फिरोगे अगर मैंने कुछ किया तो। आराध्या बाल झटकते हुए वहां से चलती बनी तो अथर्व शीशे में देखकर बोला, अरे वह मेरी रोमांटिक बिल्ली जाग गई। वही नीचे किचन में विद्या की बोली, रोहिणी जी जरा नूडल्स दे दीजिए, मैं उबलने रख देती हूँ, आप क्या सब्जियां काट दोगी? तू? रोहिणी ने हाँ कह दिया। उसने नूडल्स का पैकेट दिया और काटने के लिए प्याज उठा लिया तो प्रिया जी बोली, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं काट देती हूँ। वह क्या है ना, मुझे पता है वह कैसे प्याज खाता है नूडल्स में, वरना फिर सारे बाहर निकाल देगा। रोहिणी ने चकोर प्याज उन्हें पकड़ा दिया। वही राधा माँ ही मन कूद रही थी। वह रोहिणी को एक साइड ले गई और धीरे से बोली, दोनों ही ऐसे दिख रही है जैसे अथर्व की चिंता इन्हें ही हो। रोहिणी वहां से बाहर हाल में आ गई थी। तभी राकेश और बाकी सब भी ऑफिस से आ गए थे। रोहिणी चाय बनाने के लिए किचन में वापस चली गई। राकेश ने प्रीतम जी को इग्नोर कर दिया जो अक्षत और दोनों लड़कों के साथ कुछ कुसूर फूसूर करने में लगे थे। वह अपने कमरे में चला गया। आदित्य और बाकी सभी फ्रेश होने चले गए। कुछ देर बाद सब हाल में आकर बैठ गए तो प्रिया जी अथर्व के लिए नूडल्स ले आए और बोली, अर्थ अभी तक नहीं आया क्या? तो प्रीतम जी बोले, कहीं ये लड़का दोबारा तो नहीं नहाने लगा। तभी उन्होंने आराध्या और अथर्व को एक दूसरे को परेशान करते हुए आते देखा। आराध्या जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर गई तो प्रिया जी बोली, आराध्या बेटा आराम से उतरो, चोट लग जाएगी। तभी अथर्व रेलिंग पर बैठ गया और बोला, पापा मैं यहीं से कूद जाऊं, आप कैच कर लेना। तो प्रीतम जी बोले, ठीक है मैं ये नूडल्स खा लेता हूं, तो वहीं बैठ जाओ। उन्होंने बाउल उठा लिया तो अथर्व जल्दी से नीचे आया और नूडल्स छीनते हुए बोला, अपनी बीवी से कहकर और बनवा लीजिए।
तभी उसने सबकी तरफ देखा तो राकेश और आदि के लोग सब वहीं बैठे थे। वह प्रीतम जी से बोल, पापा चलिए उधर चलकर बैठते हैं, वैसे भी पंडित जी ने जलने वाली चीजों से दूर रहने के लिए कहा है। राकेश ने गुस्से से अथर्व को देखा और फिर रोहिणी को, जो उसे चाय दे रही थी। रोहिणी ने उसे शांत रहने के लिए इशारा कर रही थी तो वह चुप बैठ गया। ध्रुविका और आरती भी बाहर गार्डन में टहल रही थी तो आराध्या उनके पास चली गई। वही धैर्य और रजनी भी वापस आ गए थे तो अथर्व विद्यालय से बोल, अच्छे से गुल खिलाए हैं ना तुम दोनों ने, मतलब मुझे भतीजी मिल जाएगी ना इस अगले साल में। तो रजनी ने उसे घूरकर देखा तो अथर्व हंसने लगा। वही धैर्य झेपते हुए अपने कमरे में दौड़ गया। किया अथर्व के पास ही बैठी थी। प्रीतम जी उसके साथ खेलने लगे तो अथर्व बोला, पापा ये भी तो आपकी पोती है, इसके साथ खेलकर अपना मन भर लीजिए। तभी प्रीतम जी घोड़ा बन गया और किया को बैठाने के लिए कहा। अथर्वा ने किया को उनके ऊपर बिठाया तो किया खुशी से किलकारियां मारते हुए घोड़े की आवाज निकालने लगी। यह सब देखकर जहां राकेश का मुंह बन गया वहीं बाकी सब किया को देखकर खुश हो गए। तभी अथर्व नूडल्स खाकर बोला, मैं भी बैठूंगा, मुझे तो किसी ने कभी ऐसे बिठाया ही नहीं। तभी प्रीतम जी बोले, हाँ तू भी बैठ जाना, लायक झूठ बोलता है, मैं और पापा ने तुझे ऐसे नहीं घुमाया है क्या। तो अथर्व बोला, अरे जब मैं किया जितना था तब तो नहीं बिठाया था ना आपने। अथर्वा ने किया को नीचे उतार दिया और प्रीतम जी के ऊपर लेट गया जो उसके भजन से पेट के बल लेट गए थे। तभी प्रिया जी दोनों को डांटने लगी तो दोनों हंसते हुए सोफे पर बैठ गए। ऐसे ही मस्ती करते हुए अथर्व का टाइम पास हो गया और डिनर करके अथर्व प्रिया जी और विद्या जी के कमरे में जा पहुंचा। वह कुछ देर उनके पास ही पड़ा रहा, उसके बाद अपने कमरे में चला गया जहां आराध्या आज शिकारी बनकर बैठी थी।